बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में जोरदार स्वागत करता हूं आपका मध्य भारत के इतिहास में लेक्चर नंबर 25 में। और आज बात होनी है सल्तनत काल में उद्योग और व्यापार की। छोटा सा टॉपिक है, ध्यान दे लीजिएगा, उद्योग और व्यापार। ठीक है। तो एक उद्योग और व्यापार के लिए 4 पहिए की एक गाड़ी चलती थी। 4 पहिए की गाड़ी चलती थी जिसको इक्का गाड़ी बोलते थे। इक्का गाड़ी मतलब घोड़ा गाड़ी होता है। तो 4 पहिए का रथ चलता था इनफैक्ट, और इक्का गाड़ी चलती थी। 4 पहिए का रथ व्यापार व्यवसाय में चीजों को इधर से उधर ले जाने के लिए, यात्रियों को इधर से उधर ले जाने के लिए, व्यापारियों को इधर से उधर ले जाने, ट्रांसपोर्टेशन के लिए 4 पहिए के रथ चलते थे। इक्का गाड़ी का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी। ठीक है। नाव उद्योग भी प्रगति पर था। सल्तनत काल में नाव उद्योग की प्रगति भी हो गई थी। और देवल बंदरगाह आपसे बात कर चुका हूं मैं, गुजरात की तरफ, इनफैक्ट लाहौर की तरफ। ठीक है, कराची। देवल बंदरगाह जो है वो सिंध नदी के मुहाने पे, समुद्र से जहां सिंधु नदी मिलती है वहीं पे देवल बंदरगाह था। ठीक है। तो देवल जो है वो अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में विकसित होने के कारण व्यापार फला फूला। ठीक है। फिर खंभात का रेशम बहुत प्रसिद्ध था। खंभात बोले तो ये वाला एरिया। ठीक है। तो खंभात का रेशम बहुत प्रसिद्ध था गुजरात के पास। खंभात का रेशम बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है दोस्तों। देवगिरी के व्यापारी रत्नों के अच्छे जानकार थे। देवगिरी बोले तो गुजरात में, दौलताबाद बोले तो महाराष्ट्र में। तो देवगिरी के व्यापारी है ना, आज भी गुजरात में सूरत में हीरे का काम बहुत होता है, रत्नों का काम बहुत होता है। तो देवगिरी के व्यापारी जो थे वो रत्नों के अच्छे जानकार थे। तो ये देवगिरी के बारे में बात हो गई सल्तनत काल में। ठीक है। फिर बंगाल जो एरिया था, बंगाल से रेशम, लोहा और चावल, ये बहुत फेमस थी 3 चीजें। बंगाल से क्या क्या आता था दोस्तों? रेशम, लोहा और चावल। ठीक है। तो इनके लिए प्रसिद्ध था। बनारस विशेष प्रकार की पगड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। यह प्रश्न आ चुका है मेरे ख्याल से। बनारस जो है वो विशेष प्रकार की विशेष पगड़ी के लिए प्रसिद्ध था बनारस। सो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे मध्य प्रदेश के भोपाल में जरी का काम बहुत होता है, इस तरीके से बनारस की विशेष पगड़ी बहुत प्रसिद्ध थी सल्तनत काल में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद मार्को पोलो ने कहा है कि लाहौर से इस्पात का निर्यात होता था। तो ये किसने कहा है? मार्को पोलो ने कहा है कि लाहौर से इस्पात का निर्यात होता था। काय का निर्यात? इस्पात निर्यात होता था। ये किसने बोला है? मार्को पोलो ने। ठीक है। तो ये बात याद रखना। नील की खेती जो थी वो लाहौर और बयाना राजस्थान में होती थी। नील की खेती, इंडिगो, नील की खेती जो होती थी वो या लाहौर में होती थी या बयाना राजस्थान। गुप्त काल की बहुत सारी मुद्राएं मिली हैं। सबसे ज्यादा गुप्त काल की 600 से ऊपर मुद्राएं मिली हैं एक जगह, बयाना से, राजस्थान से। गुप्त काल में मैंने बताया है आपको। ठीक है। तो नील की खेती बयाना राजस्थान में बहुत होती थी और लाहौर में बहुत होती थी। ये याद रख लेना है आपको। ठीक है। फिर आयात जो होता था वो घोड़ों और हथियारों का होता था, है ना। आयात किस किस का होता था? अपन लोग मंगवाते क्या थे बाहर से? तो घोड़ा और हथियार। आयात जो होता था, इंपोर्ट जो होता था, वो घोड़े आते थे तुर्कमेनिस्तान से आते थे। घोड़े तुर्कमेनिस्तान, तुर्की अरब के घोड़े बहुत तगड़े होते हैं रेगिस्तान की तरफ के। तो घोड़े आते थे प्लस हथियार आते थे। इसके साथ ही साथ ईरान से जो है वो अंगूर भी आता था। ठीक है। ये ईरान से अंगूर आता था। ये किसने बताया है दोस्तों? ये बताया है इब्न बतूता ने। किसने बताया है? इब्न बतूता ने। ईरान से
अंगूर आते थे, ये किसने बताया है? इब्न बतूता ने। ठीक है, वाइटिस विनीफेरा, अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? वाइटिस विनीफेरा। अंगूर अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ है? रतलाम। विटिकल्चर क्या कहलाता है? अंगूर का और बड़े पैमाने पर उत्पादन, विटिकल्चर। ये सारी चीजें आप आ चुकी हैं परीक्षा में। अदन तथा मिस्र में दासों का व्यापार होता था। अदन, अदन कहाँ है? यमन जो देश है, यमन का नीचे की तरफ बिल्कुल देश है वो अदन है, और वहां के पास की खाड़ी अदन की खाड़ी कहलाती है। तो अदन और मिस्र से दासों का व्यापार होता था, है ना, यहां से दासों का व्यापार होता था। दास यूरोप में भेजे जाते थे, दासों का व्यापार होता था अदन एवं मिस्र। भारत की तरफ भी दास आते थे। ठीक है, और रेशम के कीड़े पालने तक की प्रथा देखी गई है। रेशम के कीड़े तक पालने की प्रथा उस समय देखी गई है। रेशम के कीड़े तक पालना दिखाया गया है। ठीक है, यह प्रथा भी देखी गई है। गहरे कुएं से पानी निकालने के लिए रहट या घटी नामक यंत्र का इस्तेमाल किया गया है। यह प्रश्न आ चुका है परीक्षा में, रहट या घटी। ठीक है, तो गहरे पानी से गहरे कुएं से पानी निकालने के लिए रहट या घटी नामक यंत्र उपयोग होता था, और इसका उल्लेख किसमें है? बाबरनामा में। यह प्रश्न आ चुका है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबरनामा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि किसी बुक के आगे अगर सफिक्स प्रत्यय नामा लगा हुआ है तो वो किस भाषा की किताब होगी। ठीक है, तो रहट या घटी यंत्र पानी निकालने के लिए। फिर चरखे के प्रयोग की बात की गई है, चरखा का प्रयोग। फुतू उस सलातीन, चरखे का प्रयोग की भी बात की गई है फुतुह उस सलातीन में। फुतुह सलातीन किसकी रचना है? ईसामी की। बरनी की तारीख देखकर खुश हुए ख्वाजा ने इब्न बतूता को रिहा किया और ईसा फुतुह की। तो ईसामी की किताब है फुतुह उस सलातीन, जिसमें चर्चा किसकी है? चरखे के प्रयोग की चर्चा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सल्तनत काल की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वो कागज का उपयोग थी। सल्तनत काल की जो सबसे बड़ी उपलब्धि बोलेंगे तो वो थी कागज का उपयोग। ये ध्यान में रखना है दोस्तों, सल्तनत काल की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो कागज का उपयोग थी, और कागज का उपयोग सबसे बड़ी उपलब्धि। और ये बंगाल और गुजरात से आता था कागज, बंगाल और गुजरात में बनता था। ये ध्यान में रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी उपलब्धि है सल्तनत काल की कागज का उपयोग, बंगाल और गुजरात में बनता था। ठीक है, हालांकि ज्यादातर कागज जो आता था वो इसके अलावा भी कागज की खपत थी, तो चीन और यूरोप से कागज अपन इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे। तो चीन और यूरोप से इंपोर्ट भी होता था कागज। ठीक है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने समय सूचक यंत्र बनाया था, है ना, जिसको क्या बोला गया था? जल घड़ी, है ना। फिरोज शाह तुगलक ने FST, फिरोज शाह तुगलक ने ताश घड़ियाल बनाया था दोस्तों, याद होगा आपको, ताश घड़ियाल, जिसको जल घड़ी बोला गया है। तो ये समय सूचक यंत्र हो गया ताश घड़ियाल, ये बात कर चुके हैं अपन पहले। ठीक है, फिर भारत में रकाब तथा नाल घोड़े के पैरों में लगता था। तो रकाब और नाल, घोड़े की नाल होती है ना, वो जादू टोने में भी यूज करते हैं अपने यहाँ, है ना, तंत्र मंत्र में भी यूज करते हैं। तो घोड़े के पैरों के लिए रकाब और नाल भी यूज होता था, रकाब और नाल। ठीक है, फिर वो आया है ये इब्न बतूता ने दिल्ली को इब्न बतूता ने दिल्ली को संसार की सबसे बड़ी मंडी कहा है? इब्न बतूता ने दिल्ली को संसार की सबसे बड़ी मंडी कहा है? सबसे बड़ी मंडी, व्यापारिक मंडी, सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कहा है इब्न बतूता ने दिल्ली को। ध्यान देंगे जरा, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। दिल्ली को संसार की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी किसने कहा है? इब्न बतूता ने कहा है। और दौलताबाद से मोतियों का व्यापार होता था। देवगिरी के व्यापारी भी रत्नों के जानकार थे, और दौलताबाद बोले तो महाराष्ट्र में, है ना। दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था राजधानी को? मोहम्मद बिन तुगलक, जो असफल प्रयोग था उसका। तो दौलताबाद महाराष्ट्र में है, तो यहाँ के व्यापारी जो है, व्यापारी मोतियों के जानकार थे। किसके जानकार थे? मोतियों के जानकार। तो ये सारी बातें जो हो जाती हैं, ये उद्योग और व्यापार में आ जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली वन लाइनर फैक्ट जैसे हैं, कुछ बहुत ज्यादा समझने जैसा नहीं है। तो इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा। बनारस की पगड़ी आई हुई है, दौलताबाद व्यापारी मोतियों के जानकार हैं, ये आया है। दिल्ली को संसार की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी इब्न बतूता ने बताया है, ये बताया है। ताश घड़ियाल आया हुआ है,
कागज का उपयोग सबसे बड़ी उपलब्धि थी सल्तनत काल में, जो बंगाल और गुजरात से बनता था तथा और इंपोर्ट कहां से होता था? चीन और यूरोप से। क्लियर है दोस्तों? तो इसमें ये ध्यान रखिएगा। कल सल्तनत काल का लास्ट टॉपिक अपन बात करेंगे, जिसमें सल्तनत काल की सैन्य व्यवस्था एक बेहतरीन कोड के साथ अपन करेंगे और एक ही लाइन के कोड में अपन सल्तनत काल की पूरी सैन्य व्यवस्था को धराशायी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, साथ बने रहिए, स्नेह बरसाते रहिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।